एवरीबडी, आप सबका स्वागत है। वेलकम टू द सीसैट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 सॉल्यूशंस वीडियो। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे एसेंशियली जो पार्ट मुझे लगता है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के सीसैट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्सम होता जा रहा है, विच इज़ द कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट। उस पार्ट में बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, इसलिए इट इज डिफिकल्ट टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन स्टडिंग इट। तो आज आई विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद यू एंड ऑल्सो गिव यू अ लिटिल हैक्स, फ्यू हैक्स एज टू हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, कैसे इनको सॉल्व करें इवन दो यू डोंट हैव द टाइम कि आप इतनी सारी थियरीज इसके लिए पढ़ें। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सी सीरीज का पेपर है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स सीसैट 2021 सी सीरीज का पेपर है। सी सीरीज के पेपर में पहले मैं सारे आपके साथ कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चंस सॉल्व करूंगी, एक आध आपसे रीजनिंग इंग्लिश वाली जो लॉजिकल रीजनिंग होती है उसके भी सॉल्व करूंगी, बाद में इंग्लिश के क्वेश्चंस बताऊंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी लुकिंग एट इज द 33rd क्वेश्चन। 33rd क्वेश्चन है, फीडबैक इज यूज्ड टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन एवं कार्य कुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह प्रकार है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ए मास कम्युनिकेशन, बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, सी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डी ग्रुप कम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने बोर्ड पर वीवर शैनन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बनाया हुआ है। ये मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो पढ़ा ही है, इट इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड मैंने नोटिस किया है कि अगर आप ये एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ लें तो आपके बहुत सारे कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं और इसी से डिराइव करके आप बाकी थ्योरीज को भी समझ सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, वीवर शैनन मॉडल। ये मॉडल कहता है कि एक सोर्स होता है जिससे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है, यहाँ से ट्रांसमिट होती है और ये इसको एनकोडिंग होती है यहाँ पे इंफॉर्मेशन की, फिर ये रिसीवर उसको डिकोड करता है और यहाँ पे रिसेप्शन होता है। ये नॉइज का मतलब है यहाँ पर डिस्टर्बेंस, मतलब कि जो भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन हमारे कम्युनिकेशन में पैदा होती है, ये उसको बोलते हैं यहाँ पर नॉइज बोलते हैं। एंड यू कैन सी दिस इज अ फीडबैक लूप। फीडबैक लूप पे आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों एरोज बनाए हैं, बिकॉज फीडबैक बोथ वेज जाता है, आपके यहाँ से यहाँ भी जाता है, यहाँ से यहाँ भी जाता है। तो इसी मॉडल से डिराइव करके भी आप देखेंगे आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया है 33rd क्वेश्चन, उसमें पूछ रहे हैं फीडबैक कैसा कम्युनिकेशन होता है, मास कम्युनिकेशन होता है क्या? मास कम्युनिकेशन तो इट इज नेचुरली नहीं हो सकता है, सबको आप फीडबैक एक साथ नहीं दे सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फीडबैक इनफॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन जितने भी आप ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के, सारे क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी ऑफ बिहेवियर से हैं, उन सब में फीडबैक इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन एज वेल। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और लास्ट है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन में फीडबैक भी होता है, लेकिन इट इज नॉट द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन देयर। Whereas इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ये जो फीडबैक यहाँ से जा रहा है और ये जो आ रहा है, ये इंटरपर्सनल रिलेशंस और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से ही तो होगा। जब दो लोग आपस में, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? आपस में बात करना, आपस में बात करना, आपस में बातचीत करना, आपस में रिलेशंस रखना, उन्हीं से एक्चुअली हमें असली फीडबैक, सही फीडबैक हमारे सामने आता है। तो इसका आंसर होगा सी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे दैट इज द 34th क्वेश्चन। 34th क्वेश्चन कहता है, आफ्टर वॉचिंग अ फुटबॉल मैच बिटवीन टू पैरेलल टीम्स, पर्सन इंसिस्ट that he beforehand knew that the particular team or winner team was going to win. This is an example of, ये कह रहे हैं कि एक, this is like an applied question of communication। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक फुटबॉल मैच कोई किसी ने देखा और वो ये कह रहा है कि उसे पहले से पता था कि ये टीम जीतेगी। दिस इज आई थिंक अ वेरी कॉमन बिहेवियर, बड़ा ही कॉमन बिहेवियरल पैटर्न है। आप जब भी क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कोई ना कोई आपको कहता हुआ मिल ही जाएगा, हमें तो पहले से पता था कि यही जीतेंगे। इसको क्या बोलते हैं? अब इन्होंने इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, देखिए कभी कभी आप बहुत ही कॉमन सेंस से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फर्स्ट दिया है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक होता है जब, ग्रुप थिंक का मतलब होता है सारे, अगर एक ग्रुप बैठा है और वो सारा ग्रुप
किसी एक मेंबर से प्रभावित होकर, अफेक्ट होकर, इन्फ्लुएंस होकर एक जैसी बात सोचने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप थिंक. दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ये ग्रुप थिंक होता है. सेकेंड इसमें दिया है सबलिमिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि एक समस्या समाधान. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का तो एग्जाम्पल है ही नहीं. फिर फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट. फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट ये होता है कि हम बैठे हैं ग्रुप में, दो लोग हैं जो किसी ग्रुप की किसी बात पर डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन जिस भी पॉइंट पे है उसमें सारे ग्रुप का एक ही ओपिनियन है. दो लोग हैं जिनका डिसेंटिंग ओपिनियन है, लेकिन बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, क्योंकि बाकी सब लोग उस ओपिनियन को फेवर नहीं करते हैं, इसलिए वो अपना ओपिनियन वॉइस नहीं कर पा रहे हैं और वो कह दे रहे हैं अच्छा ठीक है जो आप लोग कह रहे हैं वही सही है. इसको बोलते हैं कंसेंसस इफेक्ट. सो दिस इज कंसेंसस इफेक्ट. तो इसमें कोई फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, इसमें ये तीनों ही नहीं जाएंगे. जो उन्होंने लास्ट दिया हाइंडसाइट बायस, देखिए ये इंग्लिश से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. हाइंडसाइट बायस, हाइंडसाइट का मतलब होता है कि पहले कोई जो बात हुई हो उसके बारे में, पिछली बातों के बारे में सोचना. तो हाइंडसाइट बायस का मतलब है कि आज अभी बैठकर अगर हम ये कहें कि 2 घंटे पहले या 2 साल पहले या 400 साल पहले ये किया होता तो अच्छा होता, दिस इज कॉल्ड हाइंडसाइट बायस. तो ये हाइंडसाइट बायस का ही एग्जाम्पल है यहाँ पर, कि कोई कह रहा है मैच खत्म होने के बाद कह रहा है कि अब तो मुझे पता था कि कौन जीतेगा. इसका मतलब ये है कि अब तो ये कोई भी कह सकता है क्योंकि पूरा मैच हो चुका है. सो नाउ यू हैव अ बायस, यू नो दैट पुरानी आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है और आप उस बेसिस पर बात कर रहे हैं. आप एक्चुअली या तो मैच शुरू होता तभी आप बता देते, आपने मैच शुरू खत्म होने के बाद बताया है, इसलिए दिस इज कॉल्ड हाइंडसाइट बायस. इसका आंसर डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जिस पर हम आएंगे दैट इज द 36th क्वेश्चन. 36th क्वेश्चन है कम्युनिकेशन दैट सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड. अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन दैट सेव्स टाइम एंड फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, मतलब हमारा टाइम सेव होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए. इसके एग्जांपल्स दिए हैं, इसके जो ऑप्शंस दिए हैं. ए बोला है न्यूट्रल कम्युनिकेशन. न्यूट्रल होगा इसका मतलब जो भी है वो न्यूट्रल है, उसमें तो कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं. बी अपवर्ड, अपवर्ड से तो सिर्फ अपवर्ड कम्युनिकेशन कहाँ होता है, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेज में, ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की में हमेशा अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है. मतलब कि हम नीचे से जो फाइल मूवमेंट होता है जिस तरह कि सबसे जूनियर ऑफिसर पहले लिखता है, फिर द सीनियर एंड देन द सीनियर एंड देन द सीनियर मोस्ट, दैट इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन. उसमें ये इसका बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें टाइम नहीं सेव होता है. इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसीजर एंड दैट इज व्हाट इज कॉजेज रेड टेपिज्म इन गवर्नमेंट कम्युनिकेशन. इसका डी होगा. डी है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज अ मिलिट्री स्टाइल कम्युनिकेशन, जहां पर द superior simply instructs the subordinates to do what they have to do without taking the feedback, their opinion or anything. This does save time but does not facilitate coordination because this is not meant for real coordination. The coordination to tab hoga that everybody's opinion is being taken into account. C option is lateral communication. Lateral communication is the answer here, क्योंकि lateral का मतलब होता है कि ये अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो यहाँ पर जो एक साथ जो लोग हैं इन सब में अगर कम्युनिकेशन होने लग जाए, तो बजाय इसके कि पहले कम्युनिकेशन यहाँ जाए फिर ऐसे आए या यहाँ जाए फिर ऐसे जाए, उसकी बजाय यहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है. इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन को हम लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं, which is not known to happen in bureaucratic offices but happens in corporate offices. That is why वहाँ पे teams होती हैं and there are team leaders and teams are made to work. This is the reason because it saves time, क्योंकि उसमें ऊपर नीचे नहीं जाना है, and of course it facilitates coordination because सबको पता रहता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है. That is called keeping everybody in the loop. Okay, so I hope you understood lateral communication क्या होता है. इसका आंसर होगा C, lateral communication. Next question which we will be taking up is 37. Okay, sorry, 37 is fine. 37 तो reasoning का question है, आपको आता ही होगा. 38. 38 is in the context of decision making, personal probabilities are commonly referred to as. निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभावनाओं को आमतौर पर कहा जाता है. अब दिस इज अगेन, ये आपको थोड़ा सा इसमें, ऑल्दो इसका आंसर थ्योरी वगैरह से है, बट अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आंसर अपने आप निकल आएगा. अब इन्होंने पूछा है कि डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और उसमें पर्सनल प्रोबेबिलिटीज, मतलब हमारी अपनी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो क्या हो सकती हैं. सो ए ऑप्शन है सोशल प्रोबेबिलिटीज. सो देखिए, जो पर्सनल बायसेस हैं और जो सोशल
प्रोबेबिलिटीज हैं या सोशल बायसेस हैं, तो सोशल प्रोबेबिलिटीज विल influence personal probabilities, might influence personal probabilities, but they are not the same as social probabilities. सेम बात नहीं है. Adjustable probabilities, ये तो यहाँ पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है. जब हम पर्सनल की बात करें तो एडजस्टमेंट किस बात का हो रहा है. डी ऑप्शन है नॉन फंक्शनल प्रोबेबिलिटीज. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फंक्शनल भी हो सकती है. कोई फंक्शनली सोच सकता है, कोई नहीं सोच सकता है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई. फंक्शनल का मतलब ये होता है कि जब हम इस हिसाब से सोचें कि क्या चीज काम की है और क्या चीज नहीं काम की है, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल. सी ऑप्शन है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पर्सनल प्रोबेबिलिटीज आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. ऑल्दो आई हैव लुक्ड इट अप एज इन थियोरीज, बट दिस इज ऑल्सो कॉमन सेंस कि पर्सनल जो बात है, तो पर्सनल तो सब्जेक्टिव हो गया ना. हम पर्सनली क्या सोचते हैं, हमारे क्या बैकग्राउंड है, क्या इमोशंस है. हम इमोशनली भी सोच सकते हैं, रैशनली भी सोच सकते हैं, हम अपने पास से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, बैकग्राउंड से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. सो पर्सनल प्रोबेबिलिटीज आर सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. द आंसर विल बी सी टू 38th क्वेश्चन. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 40th क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चंस के बारे में आप सोचेंगे तो आंसर निकल आएगा. ऑल्दो इसका ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी से इसका आंसर लिया गया है. Which of the following is not an obstacle in mindful listening? निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? अब माइंडफुल लिसनिंग, पहली बात तो होती क्या है? माइंडफुल लिसनिंग का मतलब है कि ध्यान से किसी बात को सुनना और उसको समझना. बस ये है माइंडफुल लिसनिंग. अगर हम किसी बात को सुन रहे हैं और हम ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माइंडफुल लिसनिंग. इसमें ऑप्शंस जो आपके हैं, क्वेश्चन है कि क्या बाधा नहीं है. विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्स्टिकल टू माइंडफुल लिसनिंग. अब आप सोचिए कि आपको ध्यान से सोचने समझने में क्या ऐसा है जो आपका ऑब्स्टिकल होगा. फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्री जजमेंट. ए, प्री जजमेंट, अगर आपके दिमाग में किसी चीज को लेकर प्री जजमेंट है, पूर्व निर्णय अगर आपने ले लिया है कि ऐसा ही होता है या ऐसा ही है, तो नेचुरली आप बात को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, खुले दिमाग से नहीं समझ पाएंगे और सोच भी नहीं पाएंगे. सी ऑप्शन है मैसेज ओवरलोड. मैसेज ओवरलोड, अगर बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी जाएगी तो भी आप माइंडफुल लिसनिंग नहीं कर पाएंगे. थोड़ी देर बाद आप अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, आपका दिमाग सुनेगा ही नहीं. डी इज मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी. अगर जो मैसेज आ रहा है, जो बात कही जा रही है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात होगी तो उसको पूरी तरह समझने में नेचुरली टाइम लगेगा, पूरी आधी अधूरी भी समझ आ सकती है. इसलिए ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे. बी ऑप्शन ड्यूअल पर्सपेक्टिव, इसका यहां से कोई लेना देना नहीं है. देयर कैन बी ड्यूअल पर्सपेक्टिव ऑन थिंग्स, बट माइंडफुल लिसनिंग में ड्यूअल पर्सपेक्टिव इज नॉट एन ऑब्स्टिकल. इसलिए यहां पर आंसर होगा बी. सो 40th क्वेश्चन का आंसर है बी, ड्यूअल पर्सपेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बी टेकिंग इज 42nd क्वेश्चन. 42nd question. If a person attempts to solve a problem on the basis of his past experience, it is called. यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है ए, फंक्शनल फिक्सेडनेस, बी, मेंटल सेट, सी, ट्रांसफर इफेक्ट, डी, कॉन्फर्मेशन बायस. तो हम यहाँ पर पहले तो ये समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. अगेन क्वेश्चन कॉमन सेंस से भी सॉल्व हो सकता है. अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो वो कह रहा है कि अगर कोई अपने पहले के अनुभवों से, पास्ट एक्सपीरियंस से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. अब इसके ऑप्शंस आप देखिए. देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, ट्रांसफर इफेक्ट. इसमें ट्रांसफर क्या हो रहा है, कुछ नहीं. बी, मेंटल सेट. मेंटल सेटअप कई चीजों से होता है. मेंटल सेट का एक पार्ट हो सकता है हमारी past experiences, but there will be other components of the mental setup also. Social experiences, हमारी social conditioning, cultural ideas, political leanings, economic ideas, सब कुछ हो सकता है उसमें. ये functional fixedness. functional fixedness फिर वही बात है. functional इसका मतलब क्या काम का है और क्या नहीं काम का है. तो इस तरह से सोचना. fixedness का मतलब है किसी चीज पर बहुत ज्यादा एकदम स्थिर हो जाना कि हम यही बस जो काम का है हम बस वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. डी ऑप्शन कहता है कॉन्फर्मेशन बायस. कॉन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पक्षपात. मतलब कि हम पुष्टि कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि जो हमने पहले किया था अगर हम वैसे ही करेंगे तो सही होगा, या अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस खराब था
तो अगर हम वही काम फिर से करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आंसर होगा डी, कॉन्फर्मेशन बायस। तो देखिए, आपको थ्योरी वेरी कुछ ना पता हो, सिर्फ आप अगर बस मीनिंग्स ही समझ लें उतने से भी काम हो जाएगा। चारों ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो ठीक ठाक लग रहा है कि जो हो सकता है यहाँ पे, दैट इज कॉन्फर्मेशन बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44th, purposely manipulating information in communication process is called। अगर हम जानबूझ के सूचना को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये वैसे जो मैंने यहाँ पे वीवर शैनन मॉडल बनाया, क्वेश्चन कायदे से इसी से है। इसी में आगे एक टर्म आता है फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन। फिल्टरिंग इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अगर इस नॉइज की वजह से, डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस की वजह से, या डिकोडर ने मान लीजिए यहाँ पे फिल्टरिंग कर दी, इसी मॉडल में आगे ये पढ़ाया जाता है कि डिकोडर ने फिल्टरिंग कर दी। फिल्टरिंग का मतलब क्या होता है? छानना। मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आई, उसको हमने छान दिया, उसमें से कुछ बातें हटा दी और एक कुछ ही बातें आगे ले गए। सो दैट इज कॉल्ड फिल्टरिंग। अब आप, आई एम श्योर एवरीबॉडी डज अ लिटिल बिट ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो आप उसमें देखते हैं फिल्टर लगाते हैं हम लोग, भाई फिल्टर लगा रहे हैं। आपने लेट्स से यू आर लुकिंग फॉर बुक्स ऑनलाइन, आपने उसमें एक फिल्टर लगा दिया नॉन फिक्शन, सिर्फ नॉन फिक्शन निकल के आएगा। एक फिल्टर लगा दिया प्राइस रेंज लेस देन 1000, तो सिर्फ 1000 से कम की बुक्स निकल के आएंगी। यही तो होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, दैट इज हाउ यू अप्लाई फिल्टर्स। एग्जैक्टली दैट इज फिल्टरिंग। तो यहाँ पे जो वो पूछ रहे हैं कि पर्पसली मैनिपुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन को जानबूझ के, थ्रू अ सर्टेन वे, थ्रू अ फिल्टर। सो द ऑप्शन इज क्लियर, इट इज ए फिल्टरिंग। बाकी ऑप्शन है आपके बी असर्टिवनेस। तो असर्टिवनेस से आप मैनिपुलेट नहीं कर रहे इंफॉर्मेशन को। असर्टिवनेस का मतलब होता है अपनी बात को दृढ़ता से रखना। डिवियंस, अगर आप डिवियंस, आप विचलित हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट पर्पसली मैनिपुलेटिंग। एब्स्ट्रैक्शन, आप एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं, तो ये आपका नेचर हो सकता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट बातें कर रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आप पर्पसली मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ आंसर एब्सोल्युटली क्लियर है, ए फिल्टरिंग, और ये है भी इसी मॉडल से, वीवर शैनन मॉडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी लुकिंग एट is 46. The objective of decision making should be. This is a very interesting question, और इसमें दो आंसर्स आपके करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन we'll see according to the decision making models आंसर एक ही करेक्ट है। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए। The objective of decision making should be A, to make the correct choice, सही विकल्प का निर्धारण, B, to make the best choice, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण, C, to make the risky choice, C, जोखिम भरे विकल्प का निर्धारण, D, to make the reinforced choice, प्रबलित विकल्प का निर्धारण। अब देखिए, यहाँ डिसीजन मेकिंग किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है? ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में जब हम डिसीजन लेते हैं, C और D तो ऑब्वियसली नहीं होगा। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव रिस्की डिसीजन लेना, रीइंफोर्स्ड चॉइस लेना नहीं हो सकता है। रीइंफोर्स्ड चॉइस तो फिर डिसीजन लेने की क्या जरूरत है? जो पुराना हुआ वही कर दिया। जो कंफ्यूजन होगा वो ए और बी में होगा। टू मेक द करेक्ट चॉइस, टू मेक द बेस्ट चॉइस। बेस्ट की जब हम बात करते हैं, अगेन जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने हर्बर्ट साइमन की थ्योरी पढ़ी होगी डिसीजन मेकिंग की। हर्बर्ट साइमन की थ्योरी ऑल्सो टॉक्स ऑफ टेकिंग द मोस्ट रीजनेबल, रैशनल एंड बेस्ट डिसीजन। बेस्ट से मतलब होता है कि जो हम सबसे बेस्ट ले सकते हैं गिवन द कंडीशंस। जो भी हमारी, हर्बर्ट साइमन उसको बाउंडेड रैशनैलिटी कहते हैं, कि सीमित तार्किकता, कि जो भी हमारी कंडीशंस है, जो भी कंस्ट्रेंट्स है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टाइम के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पर्सनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, पर्सनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, हर किसी के पर्सनल बैगेज भी होते हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए गिवन द कंडीशंस जो भी हम बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं वो हमें लेना चाहिए। इसलिए आंसर विल बी टू मेक द बेस्ट चॉइस। करेक्ट इसलिए नहीं होगा यहाँ पर, ए इसलिए नहीं होगा आंसर, क्योंकि व्हाट इज करेक्ट इज सॉर्ट ऑफ अ सब्जेक्टिव थिंग। बेस्ट, अगेन बेस्ट आप कह सकते हैं, बेस्ट कैन बी सब्जेक्टिव, बट बेस्ट को डिटरमिन करने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डेवलप किए गए हैं। बट करेक्ट क्या होगा? आपके लिए कुछ और करेक्ट हो सकता है, हमारे लिए कुछ और करेक्ट हो सकता है। 6 डिसीजन करेक्ट हो सकते हैं, उनमें से जो सबको बेस्ट लगे और प्रोसेस से जो बेस्ट लगे डिसीजन वो लिया जाएगा। सो द ऑप्शन हियर विल बी बी, टू मेक द बेस्ट चॉइस। ओके, so the next question which we move on to is 48th question. 48th question, which one of the following is not a way of thinking in order to solve problems? निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु
चिंतन का तरीका नहीं है। यहाँ पर कुछ ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। नॉट अ वे ऑफ थिंकिंग, चिंतन का तरीका नहीं है। बस इतना अगर आप समझ जाए, इसका आंसर एकदम सामने है। ऑप्शंस क्या हैं? ए एल्गोरिथम, बी ट्रायल एंड एरर, सी ह्यूरिस्टिक्स, डी एनाग्राम्स। ए, सी और डी तीनों ही चिंतन के तरीके कायदे से तो सी और डी भी नहीं है। सी और डी ह्यूरिस्टिक्स और एनाग्राम्स जो होते हैं ये एक्चुअली मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी एनहांसमेंट के तरीके हैं, साइकोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं। ए एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम इज बेसिकली अ फ्लो चार्ट। कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज में जिसको हम फ्लो चार्ट को एल्गोरिथम बोलते हैं, उसी को हम नॉर्मल भाषा में भी यूज करने लगे और एल्गोरिथम बोलने लगे हैं। सो ये सब तो चिंतन के तरीके हो सकते हैं, बट बी ऑप्शन ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर चिंतन का तरीका नहीं है, इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड थिंग। आप ट्रायल एंड एरर करेंगे तो यू विल एक्ट अपॉन समथिंग, वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है, दैट इज व्हाट इज ट्रायल एंड एरर। सो इट इज नॉट अ मेथड ऑफ थिंकिंग, ये चिंतन का तरीका नहीं है। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द 8th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी लुकिंग एट इज 50th। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मॉडल, इंटरैक्शन बिटवीन पीपल इज पारंपरिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के पारस्परिक लेन देन के संप्रेषण के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। So the interaction between people in this model is interpretive, interactive, simultaneously interactive. अगर हम ट्रांजैक्शन मॉडल देखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन का ट्रांजैक्शन मॉडल, तो एक कम्युनिकेशन का होता है इंटरैक्टिव, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन में है। इंटरैक्टिव मॉडल क्या होता है? ए बी से बात करे, बी सी से बात करे, सी डी से बात कर रहे हैं। दिस इज एन इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ए डी से भी बात कर रहा है, लाइक से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी चल रहा है, ये हो गया इंटरैक्शन। लेकिन ये सब एक ही टाइम पे हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दीज इंटरैक्शंस आर मोस्टली फॉर्मल इन नेचर, कुछ इनफॉर्मल भी रहते हैं। लेकिन जो आपका ट्रांजैक्शनल मॉडल है, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मॉडल, उसका की पॉइंट ही यही है कि ये साइमल्टेनियसली इंटरैक्टिव मॉडल है, ये डायनेमिक मॉडल है। लिखा भी है उस थ्योरी में कि जो इंटरैक्टिव मॉडल है उसका क्रिटिक ही यही है कि वो डायनेमिक नहीं है, जबकि जो म्यूचुअली ट्रांजैक्शनल मॉडल है उस म्यूचुअली ट्रांजैक्शनल मॉडल में अगर ए बी से बात कर रहा है तो साइमल्टेनियसली ए सी से भी बात कर रहा है, डी से भी बात कर रहा है, डी सी से भी कर रहा है, डी बी से भी कर रहा है, बी सी से भी इंटरैक्ट कर रहा है, सब आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मतलब इंटरैक्शन कर रहे हैं। एंड देयर इज साइमल्टेनियस इंटरैक्शन गोइंग ऑन एंड देयर इज अ डायनेमिज्म इन दिस, ये डायनेमिक काम है, इसीलिए इट इज साइमल्टेनियसली इंटरैक्टिव। थोड़ा सा आप ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन जब पढ़ेंगे लिटिल बिट फॉर योर एग्जाम, तो अगर आप 2-3 लाइन भी पढ़ेंगे उसमें भी ये आ जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा, 50 का आंसर डी, साइमल्टेनियसली इंटरैक्टिव, सहकालिक अंतःक्रिया कर रहे, मतलब एक साथ आपस में बातें कर रहे हैं एक ही टाइम पे। 51st क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव इफ इट इज, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और once again we will look at the Weaver-Shannon model for this question. अगर मैं पूरा ना भी बनाऊं तो ये सेंडर है और ये रिसीवर है और यहाँ पे कुछ नॉइज चल रही है और देयर इज अ फीडबैक लूप एज वेल, ठीक है। ये कम्युनिकेशन हो रहा है। So again this question is from the Weaver-Shannon model. Communication will be effective if it is A, delivered slowly and clearly. Slowly and clearly is not about effective. हो सकता है किसी को slowly and clearly अच्छा लगता हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो ज़्यादा स्लो में बोर हो जाते हो और उनका दिमाग इधर उधर भटक जाता हो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। B, delivered using appropriate media. This is fine, लेकिन this is not the most correct option. C से पहले D देखते हैं। D, received immediately. Communication will be effective if received immediately. ऐसा कोई जरूरी नहीं है। It can be effective, cannot be effective.
अब आपने लैंग्वेज ही गलत लिखी हो या उसको समझ ही में ना आया हो तो इफेक्टिव कैसे हो गया? ये एफिशिएंट हुआ। एफिशिएंट और इफेक्टिव में फर्क होता है। ये एफिशिएंट हुआ अगर तुरंत मिल गया, स्पीड जिसमें मैटर करती है, लेकिन नॉट इफेक्टिव। रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द इंटेंडर, सी बाय द सेंडर, सी प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए, मतलब कि जो सेंडर ने भेजा है वही रिसीवर को मिला है। चाइनीज विस्पर्स का गेम होता था ना, बचपन में खेलते थे कि एक ग्रुप बैठा है और उसने एक ने कुछ बोला, फिर उसने कुछ बोला, फिर कुछ बोला, फाइनली कुछ और ही मैसेज निकल के आता था। तो वो अगर नहीं हुआ है, अगर देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द मैसेज, अगर सेंडर ने कहा ए और रिसीवर को पता चला ए, तो कम्युनिकेशन हुआ इफेक्टिव। अब चाहे उस कम्युनिकेशन में 5 मिनट लगे, स्पीड चाहे 5 मिनट हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 साल हो, लेकिन अगर उसे वही मिला है दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव क्राइटेरिया। और ये क्वेश्चन भी आपका वीवर-शैनन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, रिसीव्ड एज इंटेंडेड बाय द सेंडर। वैसे आप खुद भी देखें अगर कॉमन सेंसिकली भी, तो आंसर सी ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी टेकिंग अप इज 56। कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप इज, एक ग्रुप है, उसमें कम्युनिकेशन कैसा होता है? ए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ग्रुप की बात हुई है, हायरार्की की तो बात नहीं हुई, तो डाउनवर्ड तो होगा नहीं। सी बोल रहे हैं ऑप्टिमम कम्युनिकेशन, ऑप्टिमम या इष्टतम, ऑप्टिमम तो क्या पता होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, पता नहीं चल सकता। डी अपवर्ड, वंस अगेन वी डोंट नो वेदर दिस इज अ हायरार्किकल ग्रुप और नॉट, ग्रुप की बात की है। बी ऑप्शन है लेटरल कम्युनिकेशन, लेटरल मतलब होता है एक ही लेवल पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए इसमें आंसर करेक्ट होगा बी, लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, 59th क्वेश्चन पे आते हैं। 59th क्वेश्चन इज अ rather difficult question. Which one of the following is a version of divide and conquer strategy in problem solving? Problem solving की divide and conquer strategy की बात की है। divide and conquer strategy actually क्या होती है? divide and conquer strategy है कि एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने उसको, एक x प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने x1, x2, x3, x4, x5 में बांट दिया, सब प्रॉब्लम्स में उसको डिवाइड कर दिया, सब पॉइंट्स में। फिर हमने x1 को वंस अगेन a b c में डिवाइड कर दिया, x2 को d e f में डिवाइड कर दिया एंड सो ऑन। फिर जरूरत पड़ी तो हमने फर्दर डिवीजन कर दिया, यहाँ भी हमने फर्दर डिवीजन कर दिया। ये है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्होंने पूछा है कि ये किससे सिमिलर है। इज अ वर्जन ऑफ का मतलब है कि हम ऑलरेडी कहीं पर यही काम करते थे, क्या किससे ये सिमिलर है? जिसका ए ऑप्शन है एनालॉजी। एनालॉजी या सादृश्यता। एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी का सिंपल मीनिंग होता है कंपैरिजन। मतलब होता है कि हम किसी और चीज से अगर कंपैरिजन करें कि हमने ए प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है और हम कह रहे हैं कि हमने कहीं और पे बी प्रॉब्लम वैसी ही थी, तो हम उससे इसको कंपेयर करें कि बी प्रॉब्लम और ए प्रॉब्लम लगभग सिमिलर लग रही है, देखते हैं अगर हम बी प्रॉब्लम की तरह ए को सॉल्व करें तो वो कैसा लगेगा। सो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। तो एनालॉजी यहाँ पे ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं, क्योंकि एनालॉजी ऐसे नहीं सॉल्व होती है। बी आंसर है ट्रायल एंड एरर। नो, दिस इज नॉट ट्रायल एंड एरर। वंस अगेन ये हम थियोरेटिकली प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर रहे हैं। ट्रायल एंड एरर इज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ थियोरेटिकल सॉल्यूशन। सी इज सेइंग मीन्स एंड्स एनालिसिस। मीन्स एंड एनालिसिस होती है कि हम एक एंड डिसाइड करें, गोल, मतलब कि इस गोल के लिए हम ये मीन्स अगर अप्लाई करेंगे तो वो सही होंगे कि नहीं होंगे। वंस अगेन दिस इज नॉट मीन्स एंड एनालिसिस। बी की बात होती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च में होती है। पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, व्हाट इफ रोजेस आर कैन बी पिंक एज वेल एज रेड। इस तरीके के हमने कोई हाइपोथेसिस बनाई, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग। अब उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो तरीका रिसर्च में अपनाया जाता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी सिमिलर टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जो बहुत टाइम से रिसर्च में की जा रही है। इट्स अ स्टैंडर्ड मेथड। सो इसलिए आंसर डी है। दिस इज वन ऑफ, आई फेल, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। 59th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी टेकिंग अप इज 62nd क्वेश्चन। 62nd क्वेश्चन कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज एसेंशियली एन एक्सकर्जन थ्रू ए
मेंटल फिक्सेडनेस, बी रिस्पॉन्स फिक्सेडनेस, सी प्रॉब्लम स्पेस, डी एक्टिव पर्सपेक्टिव। समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। ए मानसिक स्थिरता के माध्यम से, बी अनुक्रिया स्थिरता के माध्यम से, सी समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से, डी सक्रिय परिदृश्य के माध्यम से। इसका आंसर आप बहुत ज्यादा ना सोचें और अगर सिर्फ थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है। प्रॉब्लम के लिए हमको किस बारे में सोचना होगा, पूछ रहे हैं जैसे एक्सकर्जन, तो भ्रमण करना है, किस बारे में आपको सोचना है, कहाँ आपको नेविगेट करना है, प्रॉब्लम स्पेस में। जो प्रॉब्लम स्पेस है, मतलब प्रॉब्लम स्पेस का मतलब है प्रॉब्लम से रिलेटेड उसके कॉजेज। यही तो हम करते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके कॉजेज ढूंढते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचते हैं, उसके हम सोचेंगे अगर इसका ये सोल्यूशन ए बी सी डी सोचेंगे, फिर समझेंगे कि सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन बेटर होगा। दिस इज द प्रॉब्लम स्पेस। तो हमको प्रॉब्लम स्पेस में घूमना है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, अदरवाइज द क्वेश्चन इज क्वाइट इजी। 62nd आंसर सी, प्रॉब्लम स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल टेक अप इज 66. 66th question. Which one of the following is not included in paralanguage? निम्नलिखित में से कौन सा एक पराभाषा में सम्मिलित नहीं है? Again, this is a question which can be solved just by a little attention. थोड़ी सी common sense से इसको solve किया जा सकता है। ये पूछ रहे हैं पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि जब हम बोलते हैं तो लैंग्वेज से हट के जो भी हम बोल रहे हैं, जो उसकी टोन है, उसकी पिच है, आपकी बात करने की क्या टोन है, आपकी बात करने की पिच क्या है, आप किस क्वालिटी में बात कर रहे हैं, आपकी जेस्चर्स क्या हैं, आप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है, इस सबको बोला जाता है पैरा लैंग्वेज। अब इसमें ऑप्शंस है ए वॉइस क्वालिटी, बी वर्बल इंटरेक्शन, सी स्पीच रेंज, डी पिच। सी वेरी नेचुरली वर्बल इंटरेक्शन जो है, भी मौखिक अंतक्रिया, जब आप बोल ही रहे हैं तो वो पैरा लैंग्वेज में तो आया ही नहीं, वो तो लैंग्वेज ही हो गई। सो द ऑप्शन विल बी बी, वर्बल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल टेक अप इज 69th question. 69th question is, with reference to decision making, which statement is or are correct? Decision making के reference में क्या correct है? First, human rationality is limited. Once again, this is from Herbert Simon's model of decision making, जहाँ पे जो bounded rationality का मॉडल है, और वही बात इसमें लिखी हुई है, human rationality is limited. मानवीय तार्किकता सीमित है, बिल्कुल सीमित है, bounded है, वैसे भी नहीं, this is common sense. You cannot be perfectly rational, nobody is perfect. So this is a correct statement. Second statement is, any individual can improve his decision making through practice. कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है। Not correct. कोई भी व्यक्ति सुधार कर सकता है सिर्फ अभ्यास से, ये तो सही बात नहीं है, बिकॉज एवरीबडी हैज डिफरेंट कैपेबिलिटीज। जरूरी नहीं कि हर कोई कर सकता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ओनली 1 इज करेक्ट। वैसे भी हर्बर्ट साइमन टॉक्स ऑफ काइंड्स ऑफ मैन, इकोनॉमिक मैन, सोशल मैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन। सो ही टॉक्स अबाउट कि कैसे अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, वो अलग तरह से सोचते हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली 1 इज करेक्ट। ठीक है, 69th क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे 73rd क्वेश्चन। 73rd क्वेश्चन इज, which one of the following is a basic method of effecting behavioral change? निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने आधारभूत प्रविधि कौन सी है? ए कम्युनिकेशन, बी रिकॉर्डिंग, सी ऑप्टिमल रेस्ट, डी रिदमिक इवैल्यूएशन। ठीक है, बिहेवियरल चेंज इफेक्ट करने के लिए इसमें से जो रिकॉर्डिंग और रिदमिक इवैल्यूएशन है, दिस इज मोर ऑफ फॉर्मल वेज एंड इंसेंटिव्स, एंड दिस इज आपके तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए होते हैं। तो ये तो फॉर्मल रीजन से बिहेवियर चेंज होगा कि नहीं, इसका तो कुछ पता नहीं है। सी ऑप्टिमल रेस्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं उसको रेस्ट ही चाहिए हो, प्लस रेस्ट एंड ऑल, ये दिस इज मोर लाइक फैक्ट्री लाइक वर्किंग, उसके जो थ्योरीज थी उसमें ये ज्यादा काम आता था, नॉट इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ मेथड ऑफ इफेक्टिंग बिहेवियरल चेंज, एक बेसिक मेथड है। जो बेसिक मेथड्स हैं बिहेवियरल चेंज के, वो हैं कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, अभिप्रेरण, एंड मोरल बूस्टिंग, मोरल बूस्ट करना। ये सब जो हैं टीम वर्क, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ये सारी जो चीजें हैं ये बिहेवियरल चेंज को इफेक्ट करती हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा ए कम्युनिकेशन या संप्रेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे दैट इज 75th क्वेश्चन। 75th क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन अमंग द फॉलोइंग। अब दिस इज नॉट डिसीजन मेकिंग, लेकिन मुझे लगा
ये थोड़ा सा देखिए जीएस को अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है। ए है 15th अगस्त, बी है 26 नवंबर, सी इज 14th नवंबर एंड डी इज 26 जनवरी। सो यहाँ पे जो डिफरेंट डेट है वो कौन सी होगी? दैट इज सी 14 नवंबर। क्यों? क्योंकि 15th अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी तीनों की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। 15 इंडिपेंडेंस डे है, 26 नवंबर 1949 इसमें इस दिन पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, और डी 26 जनवरी। अब सी 14 नवंबर इज पंडित नेहरू's बर्थडे, सो दिस विल बी ऑड वन आउट। तो कभी कभी जीएस को अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। 77th क्वेश्चन है द मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट इज। अंतरवैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्भूत स्रोत है। क्या सोर्स होता है सबसे ज्यादा जिससे इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब बेसिकली लोगों में आपसी मतभेद या झगड़े जो होते हैं। तो ए ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स दिए हैं, नॉर्म्स की वजह से एग्जैक्टली लोगों में झगड़े हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सी दिया है स्ट्रक्चरल कन्फिगरेशन भी सोर्स नहीं होता इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का। डी सोशल प्रेशर, मतलब दिस इज नॉट द मेन सोर्स, हो सकता है। बी जो है पुअर कम्युनिकेशन, वेरी ऑब्वियसली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात हो रही है तो पुअर कम्युनिकेशन ही सोर्स होगा कि लोगों में अगर आपस में ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, गलत या इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन हो रहा है, सो दैट इज द सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेंगे दैट इज 84th question. In order to satisfy the psychological needs of competence, relatedness and autonomy and effective repertory of which skills are needed? Repetitive skills, aggressive skills, precision skills, interpersonal skills. This is again one of the tough questions क्योंकि ये एक theory है, self determination theory। ये सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के हिसाब से आंसर है डी इंटरपर्सनल स्किल्स। वो थ्योरी ये कहती है कि ये 3 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, कॉम्पिटेंस, रिलेटेडनेस एंड ऑटोनॉमी, और इनके लिए हमें इंटरपर्सनल स्किल्स की जरूरत होती है। वैसे अगर आप वैसे भी सोचेंगे तो ये 3 रेपिटेटिव स्किल्स का तो कोई मतलब नहीं बनता। अग्रेसिव स्किल्स ऑब्वियसली कोई भी थ्योरी रेकमेंड नहीं करेगी अग्रेसिव स्किल्स। प्रिसीजन स्किल्स भी इट डज नॉट मेक सेंस विद रिलेटेडनेस एंड कॉम्पिटेंस, प्रिसीजन होना जरूरी है। आंसर इज डी इंटरपर्सनल स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, 85th क्वेश्चन, बट आई थॉट इसको डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है शुड ओनली वन कंपनी बी अलाउड टू रन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अ बिग सिटी। आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं 1 yes this will put an end to unhealthy competition among different companies, second no the travelers should be given a wider choice of transport system। कथन है क्या किसी बड़े नगर में केवल एक कंपनी को यातायात व्यवस्था को चलाने की अनुमति देनी चाहिए। तर्क है 1 हाँ, इससे विभिन्न कंपनियों के मध्य होने वाली अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाएगा। सेकंड नहीं, यात्रियों को यातायात व्यवस्था के मध्य व्यापक चुनाव उपलब्ध होना चाहिए। पूछा है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, क्या स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ क्वेश्चन आपको बिकॉज यू है आपने इतनी जीएस पढ़ रखी है, आप लोग इतना कुछ पढ़ लेते हैं रोज में कि आपको बहुत नेचुरली लगेगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। अनहेल्दी कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन तो होना ही चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ ही नहीं रहा है कि क्या करेक्ट और क्या नहीं है। वो ये पूछ रहा है कि जो लॉजिक वो दे रहे हैं क्या अपने लिए वो लॉजिक सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, स्ट्रॉन्ग है उनका स्टेटमेंट या नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ आर्ग्यूमेंट्स 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग दोनों है। यस दिस विल put end to an unhealthy competition among different companies. It is a strong statement. You can disagree with it, you can say that it is wrong, but nevertheless it is a strong statement. जो लॉजिक उन्होंने लगाया वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक नहीं। इसलिए इसका आंसर होगा both arguments C, both arguments 1 and 2 are strong. Next question है ये 86th, use of analogy in problem solving means. Analogy मैंने आपको अभी बताया कि क्या होती है। A इसका ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स दैट वर यूज्ड इन पास्ट सिमिलर सिचुएशंस, यही इसका आंसर है। अभी मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी का मतलब होता है हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर वहां पे ऐसा हुआ था, लेट्स से हम इंडिया में एक सर्टेन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं एजुकेशन की, और हमने देखा अच्छा कीनिया में क्या किया गया एजुकेशन के लिए, ब्राजील में क्या किया गया है, अर्जेंटीना में क्या किया गया है,
हमारी सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन सिमिलर है, देखें वहाँ पे क्या करते हैं और हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं, या हम अपनी हिस्ट्री में खोजते हैं कि अच्छा पहले हमारे यहाँ ये सिस्टम था, ये अच्छा काम कर रहा था, लाओ देखें अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दैट इज कॉल्ड एनालिजी। सो ए इसका आंसर होगा। इन्होंने पूछा है बस कि होता क्या है एनालिजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी विल बी टेकिंग अप इज 88। 88 वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये कम्युनिकेशन या डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, हो सकता है आप सबका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होता हो, लेकिन कई स्टूडेंट्स ने कई बार मुझे बोला है कि ये क्वेश्चन करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, और मैंने इसका एक तरीका खुद डिवाइस जो किया था करने का वेन डायग्राम्स के थ्रू, और उससे मेरा ये वाली क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ आज तक। सो दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस। व्हिच ऑप्शन इज और आर टू बी फॉलोड? स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, नो फ्लावर इज अ बोट, ऑल बोट्स आर रिवर्स, और कंक्लूजन पूछ रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। मैं इसमें क्या करती थी हमेशा, आई यूज्ड टू मेक अ वेन डायग्राम, एक वेन डायग्राम बना लेती हूँ। सो सम फ्रूट्स आर फ्लावर्स, इसका क्या मतलब हुआ, ये हुए फ्रूट्स और ये है फ्लावर्स, यही तो हुआ। कुछ फ्रूट्स फ्लावर्स हैं, ए एंड बी, वेन डायग्राम बन गया। नो फ्लावर इज अ बोट, इसका मतलब कि बोट अपने में एक अलग डायग्राम हो गया। फिर कह रहे हैं ऑल बोट्स आर रिवर्स, इसका मतलब ये है कि ऑल बोट्स आर रिवर्स, बोट रिवर के अंदर आ गए। अब देखिए कंक्लूजन नंबर 1, सम फ्रूट्स आर रिवर्स। आप देख सकते हैं फ्रूट्स और रिवर्स का कोई लेना देना नहीं है, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। सम रिवर्स आर बोट्स, सर्टेनली कुछ रिवर्स बोट्स हैं, ठीक है, कुछ नदियां बोट्स हैं, तो सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। सम रिवर्स आर फ्रूट्स, सम रिवर्स आर फ्रूट्स, अगेन कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग। सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, ऑफ कोर्स सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स, इसलिए सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है एंड सी आंसर हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी easy method of doing it. If you are comfortable with Venn diagrams, I feel very comfortable with Venn diagrams, इसलिए मैं हमेशा इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करती हूँ एंड इट्स अ शॉर्ट वे, इसके बाद ये क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी टेकिंग अप इज 89th। अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट बीच में मेंशन भी की थी जिसपे क्वेश्चन है, with reference to the interpersonal communication in an organization, which of the following statements is or are correct? 1, an efficient communication is not always effective. एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। सेकेंड, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज एफिशिएंट, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता है। सो देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हियर व्हिच आर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, दक्ष होना और प्रभावी होना। अगेन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये जरूर पढ़ी, आई एम नॉट श्योर और कौन से सब्जेक्ट्स में पढ़ाते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाते हैं। एफिशिएंट अलग चीज होती है, इफेक्टिव अलग वर्ड होता है। हिंदी में बहुत ही ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। एफिशिएंट का मतलब दक्ष, मतलब कुशलता, मतलब किस चीज में कुशलता होनी चाहिए। 3 E's बोलते हैं ना, इकोनॉमी, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। इकोनॉमिक होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए, किसी भी चीज को तुरंत जो पहुंच जाए वो एफिशिएंट है, जो तुरंत काम कर दे आदमी वो एफिशिएंट है, जो बिल्कुल आपको बिल्कुल टाइम ना लगे, कम से कम पैसे में काम कर दे वो एफिशिएंट है। ये होती है बेसिकली एफिशिएंसी। इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव होता है कि जिसको प्रभावी हो, मतलब कि जो भी काम किया जाए, जो भी डिसीजन मेकिंग ली जाए या जो भी कम्युनिकेशन किया जाए वो प्रभावी हो, दूसरे को पूरी तरह समझ में आए। हो सकता है आपने जो बात तुरंत एकदम फटाफट किसी को बता दी, हो सकता है उसको समझ ही में नहीं आई, वो उसको डिकोड ही नहीं कर पाया, आपने तो फटाफट बता दी, आपके हिसाब से आपने बहुत एफिशिएंट काम कर दिया, लेकिन जिसको आप समझाने की कोशिश कर रहे थे उसको तो समझ ही में नहीं आया। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई कहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर्स बनेंगे तो कई जगह आपको ट्रेनिंग देनी भी पड़ेगी। आप अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं किसी भी नई चीज के लिए, आपने बहुत जल्दी आपको वो चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई थी, आपने बिल्कुल जल्दी फटाफट एकदम ऑफिस आवर्स में ही उनको 1 घंटे में वो चीज समझा दी, आपने बहुत एफिशिएंट काम कर लिया। बट वाज इट इफेक्टिव? क्या आपने देखा कि उस स्टाफ को वो समझ में भी आई बात कि नहीं समझ में आई, कि उसके कुछ बल्ले ही नहीं पड़ा? इफेक्टिव हो सकता है कि आपने चूज किया कि वो ट्रेनिंग आप ओवर पीरियड ऑफ 5 days प्लान करेंगे, 1 घंटे की जगह रोज आप उसको थोड़ा करके उसके आपने 5 चैप्टर्स या 5 मॉड्यूल्स बना लिए, आप वो 5 मॉड्यूल्स बनाएंगे, रोज उन मॉड्यूल्स पे आप टेस्टिंग भी करेंगे,
फीडबैक भी लेंगे कि उनको समझ में भी आ रहा है कि नहीं. आफ्टर 1 week you will plan a feedback session on that. Just a second. Yes. So after 1 week you will plan a feedback session on the same. आपने फिर पूछा उनसे, स्टाफ से, जो नहीं समझ में आया, जिनको, उनके आपने थोड़ी रीट्रेनिंग की, उनके लिए कुछ रिफ्रेशर ट्रेनिंग की. Now this is an effective model of communication. This is not efficient. आपने कम से कम टाइम में नहीं किया, कम से कम पैसे में नहीं किया, मगर जो आपने समझाया वो उसको समझ में आया और वो उसको अप्लाई कर पाएगा, इम्प्लीमेंट कर पाएगा. सो दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. सो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. हमेशा जो एफिशिएंट कम्युनिकेशन होता है वो ऑलवेज इफेक्टिव हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, और जो इफेक्टिव हो वो एफिशिएंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है. सो आंसर विल बी सी. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. 91st क्वेश्चन. द ऑप्टिमल वे फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज. प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. देखिए इसमें सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता. टू बैलेंस ईगोसेंट्रिज्म एंड बायसेस तो ऑप्टिमल नहीं होगा, नेचुरल है. डी टू बैलेंस अजम्पशन एंड इन्फरेंस, नॉट रियली, ये भी नहीं होगा. अब बचता है ए और बी. ए कह रहा है टू बैलेंस डिस्टिंक्टिवनेस एंड प्रोसेसिंग, और बी कह रहा है टू बैलेंस कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग. इसमें जो आंसर होगा वो होगा बी, टू बैलेंस कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल थिंकिंग. क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की. प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस. अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस में हर प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे जहां पर आप बिल्कुल नॉन कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं, सब कुछ एकदम नया कर रहे हैं, देन इट इज नेवर एन ऑप्टिमल वे. इट कैन बी अ न्यू वे, इट कैन बी अ क्रिएटिव वे, इट कैन बी इंटरेस्टिंग, इट कैन बी फन, बट इट इज नॉट ऑप्टिमल. बिकॉज जब आप बिल्कुल कुछ नया करते हैं, it will require new kind of resources, it might require new kind of budgets, नए आपको financial resources चाहिए हो सकते हैं, time चाहिए हो सकता है, and an organization is always constrained by time and budget. So keeping that in mind, अगर आप conventional और non conventional thinking को balance करके चल रहे हैं कि जो आपने problem solve की उसके solution के let's say 5 steps थे, 5 में से 3 are conventional, 2 are non conventional, something new. That is optimal problem solving. इसी को बोलते हैं optimal problem solving. B आंसर होगा उसका, to balance conventional and non-conventional thinking. Next question which I will be taking up is 94th question. 94th question is, which one of the following model emphasizes on the dynamism of interpersonal communication? Already मैं आपको बता चुकी हूँ पीछे. It's the transactional model of communication. C discuss कर चुके हैं पूरा बना के. So answer is C. 96th question. In problem solving, the present information is converted into. This is again a little difficult question, but अगर सोच के देखें तो हो सकता है. ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त, समस्या का समाधान करते वक्त, जो हमारे पास प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे. आपके पास A B C D इन्फॉर्मेशन है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे. A ऑप्शन है मेंटल टेम्परामेंट. मेंटल टेम्परामेंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे. जो आपका मेंटल टेम्परामेंट होगा वो उसमें असिस्ट करेगा कि आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं, वो डिसाइड करेगा. दैट विल डिटरमिन हाउ विल यू कन्वर्ट दैट प्रॉब्लम. बी मेंटल बैकग्राउंड. अगेन आप यू कैन नॉट कन्वर्ट अ प्रॉब्लम इनटू अ मेंटल बैकग्राउंड. तो आपका जो मेंटल बैकग्राउंड होगा वो वंस अगेन इट विल डिटरमिन हाउ विल यू कन्वर्ट दैट प्रॉब्लम. सी एक्सटर्नल मेंटल रिप्रेजेंटेशन. आप एक्सटर्नल मेंटल रिप्रेजेंटेशन में क्यों कन्वर्ट करेंगे. डी ऑप्शन है इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज द करेक्ट आंसर. आपकी जो भी प्रॉब्लम आपके सामने, जब आप उसको खुद सोचेंगे तो आपका जो इंटरनल मेंटल रिप्रेजेंटेशन, आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे ना कि ये प्रॉब्लम ऐसी है, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, ये सॉल्व कर सकती हूँ, वो सॉल्व कर सकती हूँ. सो दैट इज डी. 96 का आंसर इज डी. 98th question, the last question that I will be discussing. 98th is creative problem solving is associated with. Again, it's a very easy question. अगर आपको थोड़ा भी आपने पढ़ा है ये वाला पार्ट, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है. एक कन्वर्जेंट थिंकिंग. अगर सब लोगों की थिंकिंग एक जगह कन्वर्ज ही हो गई, कन्वर्जेंट क्या होता है. कन्वर्ज होने का मतलब होता है एक पॉइंट पर सब लोग एक साथ आ गए. दैट इज कन्वर्जेंट. तो इसमें क्रिएटिव क्या है, कुछ भी नहीं. इसका मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई फोर्स कर रहा है आप सबको एक साथ आने को. नेक्स्ट है डाइवर्जेंट. डी ऑप्शन है डाइवर्जेंट थिंकिंग. डाइवर्जेंट का मतलब है सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं.
तो अगर सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो नेचुरली दैट इज नॉट, इतना भी क्रिएटिव हो जाएंगे तो प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होगी. बी ग्रुप थिंक. वंस अगेन ग्रुप थिंक इज नॉट क्रिएटिव. मैंने आपको बताया था शुरू में ग्रुप थिंक क्या होता है. अगर सब लोग किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं एक साथ बैठ के और सब लोग एक जैसी चीज फॉलो करते हैं, यूजुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय सम वन पर्सन, दैट इज कॉल्ड ग्रुप थिंक. ये भी कुछ, इसमें भी कुछ क्रिएटिव नहीं है, तो कैप्चर हो गया उल्टा. सी इज एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग इज द करेक्ट आंसर. सक्रिय श्रवण से, अगर आप एक्टिवली सुन रहे हैं सबकी बातें, यू आर द टीम लीडर, आपके पास एक टीम है और अगर आप सबकी बातें सुन रहे हैं ध्यान से, उससे एक क्रिएटिव सोल्यूशन निकल के आ सकता है. दैट इज कॉल्ड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. 98 का आंसर वुड बी सी. तो यहाँ हमारे खत्म हो गए कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस. अब मैं आपको जो इंग्लिश वाला पार्ट है पेपर का, उसके आंसर्स बताऊंगी. सो इस सी सीरीज में 24th क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. 24th क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. नो सूनर डिड शी अराइव दैट दे स्टार्टेड लाफिंग. डैश है यहाँ पर, आप बोल के अगर देखेंगे तो खुद ही अपने आप दैट आ जाएगा, तो आंसर इज डी, दैट. 25th, which of the following options has the correct passive voice form of the following sentence? Look up that house, lock up that house. C option correct है. Let that house be locked up. 26th, choose the appropriate meaning of the phrase put up with. इसका मतलब होता है tolerate करना. A, tolerate. 27th, which of these words is wrongly spelled? D option is wrongly spelled. इसमें एक T और होगा ट्रांसमिशन में. फिर एक कॉम्प्रिहेंशन है. दिस इज अ वेरी इजी कॉम्प्रिहेंशन. जो भी इन्होंने पूछा है सारे आंसर्स डायरेक्टली दिए हुए हैं पैसेज में. 28 क्वेश्चन, बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर, इसमें उसने बोला है सी ऑप्शन करेक्ट होगा, द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन. देखिए आपने लिखा है उसने, फॉर $100 यू कैन गेट अ लाइब्रेरी ऑफ 50 बुक्स इवन इफ यू डू नॉट रीड देम योरसेल्फ. दे आर अ प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट फॉर योर चिल्ड्रन. तो सी आंसर करेक्ट है. 29th क्वेश्चन है, व्हाट डिलाइट डज अ गुड बुक प्रोवाइड? C, it opens the window to the universe. Exactly यही बात वहाँ पे लिखी हुई है. अगर आप देखें तो लास्ट पैराग्राफ में 4th but the last line says it the sense of a window flung open to the universe. So the option C is correct. 30, how can we command the best of world literature? So of course इसमें तो obvious है, A, C और D options बहुत ही they are just not there in the comprehension. So B, by purchasing a volume pricing $2 only, और उसमें लिखा भी हुआ है. 31st, the compound word master spirit the passage means. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इसका मतलब है the controlling spirit. D, इनका मतलब master spirit से basically इनका मतलब है the universal spirit of God. So D will be the answer, the controlling spirit. 32nd, choose the correct indirect speech of the given sentence. The doctor said to me, take this medicine twice a day. इसमें जो आपको कंफ्यूजन होगा वो ये होगा, डी ऑप्शन कह रहा है द डॉक्टर एडवाइज्ड मी और ए ऑप्शन कह रहा है द डॉक्टर टोल्ड मी. सेड का हमेशा इनडायरेक्ट टोल्ड होता है. अगर उस वहाँ पे लिखा होता है द डॉक्टर गेव मी एन एडवाइस टू टेक द मेडिसिन और एडवाइज्ड मी, तब एडवाइज्ड आता है. हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा. सेड इन इनडायरेक्ट इज ऑलवेज टोल्ड. द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई शुड टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे. Okay, and it's not an advice, it's a clear order that the doctor is giving. So here we are at the end of the English and communication interpersonal skills questions. और भी questions की अभी discussions आपको हम लोग करेंगे separately. The maths teachers will discuss the maths questions and reasoning. The paper I felt, especially in the maths sections, is there is a lot of time wasting there. बहुत लंबे questions हैं जिनमें बहुत complicated formulae लगाने हैं. They're not easy. So इस context में ये जो part है आपका important हो जाता है, the comprehension, because it's an easy part. And जो ये communication वाले questions हैं, आपने देखा वैसे कि अगर आप एक दो मॉडल्स भी पढ़ लें जो बेसिक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं भी थ्योरी में, हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग मॉडल और वीवर शैनन मॉडल, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं. So all the best for your mains exam. Hopefully all of you clear the prelims and get to write the mains. Thank you.